नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी में एमएलसी नामांकन की आज आखिरी तारीख है। होली की छुट्टी के चलते तारीख बढ़ा दी गई थी। अब तक महज एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और होली की छुट्टी के चलते ही तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। अब तक महज एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ही नामांकन किया है। हालांकि वोट जो डाले जाने हैं वो अप्रैल में डाले जाएंगे और गिनती भी अप्रैल में ही होगी, लेकिन फिलहाल नामांकन के लिए आज आखिरी तारीख है। आज का दिन आखिरी है और आज नामांकन करेंगे तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, होली की वजह से जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई थी और आज आखिरी तारीख है। अभी तक बहुत लोगों ने नामांकन नहीं किया है, सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन किया है। कितना समझे हम कि कब तक बाकी के उम्मीदवार करेंगे नामांकन? जी बिल्कुल, 36 विधान परिषद की जो सीटें हैं उन पर चुनाव होना है। ऐसे में जो नामांकन का आज अंतिम दिन है, 2 फेजेस में नामांकन होने थे, लेकिन दीपावली की छुट्टी के चलते कहीं ना कहीं जो समय था वो बढ़ाया गया और 21 तारीख आज यानी कि आज का दिन मुकर्रर किया गया। निश्चित तौर पर आज बड़ी संख्या में नामांकन होने के आसार हैं क्योंकि आज अंतिम दिन बचा हुआ है। वहीं अगर बात करें वोटिंग की, तो वोटिंग 9 अप्रैल को होगी और 12 अप्रैल को इस पूरे जो चुनाव है इसका रिजल्ट आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी थे उनको थोड़ा पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन लड़ेंगे। उसके बाद पिछले 24 घंटे में पहले ही समाजवादी पार्टी ने भी अपने जो प्रत्याशी थे उनको डिक्लेयर कर दिया। निश्चित तौर पर जो चुनाव होना है वो काफी महत्वपूर्ण होना है क्योंकि जब विधान परिषद में जो ताकत होगी, जितनी जिसकी मजबूत होगी, निश्चित तौर पर वो ही उतना मजबूत माना जाता है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद में कमजोर होती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भी उसको मिलता है। क्योंकि जो पिछला जब सरकार बनी 2017 में, तो उसके बाद जो चुनाव जो विधान परिषद था वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी क्योंकि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो वहां पर एमएलसी थे। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत करके जो अपनी स्थिति जिस तरह से विधानसभा में मजबूत है उसी तरह से विधान परिषद में भी मजबूत किया है, जिससे कोई भी निर्णय सरकार को लेना तो आसानी से ले सके। जी बिल्कुल, विधान परिषद का चुनाव जो है वो हमेशा से ही थोड़ा पेचीदा रहा है अश्विनी, अगर हम देखें तो। लेकिन सवाल ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी के सामने अगर अपने बहुमत को बचाने की चुनौती है तो बीजेपी के सामने बढ़ाने की है। क्या लगता है क्या होगा, मतलब क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 2017 में, 2019 में और फिर 2022 में जो विपक्षी पार्टी जहां समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियां हों इनको धरातल पर लाके खड़ा कर दिया, तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बाकी पार्टियों से ज़्यादा ताकत रखती हैं। हालांकि एक दूसरी एक कहावत भी है कि जो एमएलसी का चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का भी चुनाव होता है। जो सरकार में पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलता है। तो दोनों तरीके से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं उनको भी चुनाव में लगाया गया है कि जाकर के किस तरह किसी भी तरह से जो सीटें हैं उनको निकाल कर आए, जिससे जो विधान परिषद में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो मजबूत रहे, जिससे कोई अगर संशोधन करना होता है, कुछ भी कोई विधेयक लाना होता है तो आसानी से उसको पास कराया जा सके। जी बिल्कुल, चलिए अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली में बीजेपी और सपा प्रत्याशी करेंगे नामांकन। एमएलसी के लिए दोनों पार्टियों के नेता नामांकन करेंगे। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह पर्चा भरेंगे। सपा ने वीरेंद्र शंकर को उम्मीदवार बनाया है। तो अभी और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो नामांकन करेंगे, लेकिन रायबरेली से हम आपको नाम बता रहे हैं जहां दोनों ही पार्टी के नेता आज नामांकन करेंगे। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह पर्चा भरेंगे तो वहीं सपा ने वीरेंद्र शंकर को उम्मीदवार बनाया है। तो 36 सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाना है और ऐसे में तैयारी जो है वो जोरों पर है उम्मीदवारों की। छत्तीस सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उम्मीदवारों की लिस्ट भी हालांकि समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी थी। 36 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अब उम्मीदवारों के हाथ में है नामांकन दाखिल करना। एक ही
उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। अभी और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो बचे हैं नामांकन, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द नामांकन करेंगे। तो सपा ने वीरेंद्र शंकर को उम्मीदवार बनाया है। आज रायबरेली में जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख है आज। और ऐसे में अप्रैल में वोट डाले जाएंगे और गिनती भी अप्रैल में ही होनी है। तो भाजपा ने 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और समाजवादी पार्टी ने 36 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने सपा से आए सीपी चंद्र और रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र भाटी और रमा निरंजन को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को भी टिकट दिया गया है। असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, आज रायबरेली में जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? आज आखिरी तारीख है। जी बिल्कुल, देखिए जो आज नामांकन की आखिरी डेट है और इसमें समाजवादी पार्टी से जो जिलाध्यक्ष रहे हैं वीरेंद्र यादव और उन्हीं के साथ जो बीजेपी प्रत्याशी पुराने एमएलसी भी रहे हैं, कांग्रेस से छोड़ के वो बीजेपी में आए थे, तब से एमएलसी थे। अब एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और टिकट दिया है। आज दोनों प्रत्याशी नामांकन करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए असद। तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह पर्चा भरेंगे और साथ ही वीरेंद्र शंकर को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद में ऐश्वर्य अत्री के घर पर सीबीआई की रेड। 1 करोड़ की रिश्वत के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। ऐश्वर्य अत्री जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले ऐश्वर्य अत्री घर से फरार है। ऐश्वर्य अत्री घर पर 3 घंटे तक उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। मनोज धनकर ने ऐश्वर्य अत्री का नाम लिया था। बुलंदशहर के खुर्जा न्यूज शिवपुरी का ये पूरा मामला है, जहां छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। ऐश्वर्य अत्री के घर पर 3 घंटे तक छापेमारी हुई है। हालांकि ऐश्वर्य अत्री फरार है घर से, घर पर है ही नहीं। मनोज धनकर ने ऐश्वर्य अत्री का नाम लिया था। बुलंदशहर के खुर्जा न्यूज शिवपुरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार गाजियाबाद में ऐश्वर्य अत्री के घर पर रेड जारी है। 1 करोड़ की रिश्वत के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। तो सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले ही ऐश्वर्य अत्री घर से फरार है। अब लगातार तलाश जारी है, हालांकि घर में छापेमारी हो रही है। अशोक बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर में रहते थे ऐश्वर्य अन्नी, सीबीआई की टीम ने देर रात को छापा मारा है। जीएसटी विभाग में विजिलेंस पद पर ये तैनात हैं गाजियाबाद में। कल गाजियाबाद में 1 करोड़ की घूस के मामले में इनका नाम सामने आया है। जो गाजियाबाद में मनोज धनकर ने अरेस्ट होने के बाद इनका नाम लिया है। करीबन 3 घंटा देर रात को सीबीआई की टीम यहाँ पर खुर्जा में इनकी आवाज शुरू की है। ये अपने बीवी और बच्चों को लेकर मौके पर उनकी पिता और मां मिली हैं और गहराई से जांच की गई, छानबीन जांच की गई है। हालांकि सीबीआई को कुछ ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है और बारीकी से इसमें जांच की जा रही। जांच के लिए पहुंची थी, सर्च अरेस्ट होने तक पहुंची। बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स की टीम से कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खैर मौजूद थे इस दौरान। पल्लवी जोशी ने भी कार्यवाहक सीएम योगी से मुलाकात की। टीम ने योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। राजभवन में राज्यपाल से द कश्मीर फाइल्स की टीम ने मुलाकात की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब द कश्मीर फाइल्स की टीम ने मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से और साथ ही राज्यपाल
से भी मुलाकात की है आनंदीबेन पटेल के साथ। द कश्मीर फाइल्स की टीम नजर आई और आभार जताया उन्होंने। तो सीएम के साथ, कार्यवाहक सीएम के साथ नजर आए अनुपम खेर, ये सारी टीम नजर आई द कश्मीर फाइल्स की, क्योंकि जो सत्यता द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई है उसको लेकर सराहना हो रही है चौतरफा इस मूवी की। और ऐसे में आभार जताने, क्योंकि टैक्स फ्री कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स को, और अब आभार जताने ये पूरी टीम आई है योगी आदित्यनाथ का। उनसे उन्होंने मुलाकात की, उस वक्त की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब टीम बैठकर योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रही थी, मुलाकात कर रही थी, मिल रही थी और अपने जो अनुभव है उनको साझा कर रही थी। उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। और साथ ही आनंदीबेन पटेल के साथ भी मुलाकात की, जो कि राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनसे भी इस टीम ने मुलाकात की है। उनसे हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी, और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए, और जो एक बम्बई में जो फिल्मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से वो भी पनपे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसके विकास के लिए काम कर सकें, इस बारे में बातचीत हुई। और बाकी तो भारत के भविष्य के बारे में ही होती है बात। फिल्म जगत में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ से हमसे कोई संपर्क किसी ने किया नहीं है, लेकिन हाँ फिल्म चल रही है अच्छी, और इसके लिए सारे भारतीयों को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मन से। एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था, इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद, और सारे हमारे कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है। और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से आशीर्वाद हमें लोगों के मिल रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से, विवेक जी की तरफ से और अभिषेक जी की तरफ से और पल्लवी जी की तरफ से और सारी जो टीम थी उनकी तरफ से हमने उन्हें शुभकामनाएं दी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की। मंत्री जी भी थे, उन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज की मीटिंग, और उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए, और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। हम उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस अपार सफलता की वजह से शायद उनके जख्मों पर थोड़ा थोड़ा मलहम लगे, और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हारे हुए मंत्री और विधायकों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया है। इस असाधारण उपलब्धियों का श्रेय आपके तप, त्याग और परिश्रम को भी जाता है। कुछ मतों से आप पीछे जरूर रह गए। बीजेपी अपनी जीत में संपूर्णता देखती है। ये हमारे संगठन का संस्कार है। जनसेवा में वो भी सही, ये भी सही। कर्तव्य पथ पर ये क्षणिक विराम हो सकता है, विश्राम नहीं। मुझे आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप पूर्व की तरह निष्ठा और समर्पण से जनता की सेवा में योगदान करेंगे। देश और प्रदेश की गौरव यात्रा योगदान के लिए अग्रसर रहेंगे। तो जनता ने सरकार बनाने का जो मौका दिया है उसके लिए आभारी हूं, ये स्वतंत्र देव सिंह ने चिट्ठी में लिखा है। देखिए ये लेटर, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी जी के लिए ये चिट्ठी लिखी और इसमें आभार भी व्यक्त किया है उनका। पांच दिन वाराणसी दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 23 मार्च से 27 मार्च तक वाराणसी में ही प्रवास करेंगे। गोरखपुर के दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो सबसे पहले गोरखपुर आए थे,
मोहन भागवत, और वो यहाँ 3 दिन का दौरा था उनका। इसके बाद वाराणसी दौरा है मोहन भागवत का। कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, संवाद भी करेंगे, जो स्वयं सेवक हैं उनसे भी मिलेंगे, मीटिंग करेंगे मोहन भागवत। तो मोहन भागवत का 5 दिन का वाराणसी दौरा है। मोहन भागवत वाराणसी में रहेंगे 5 दिन, और यहाँ पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। मोहन भागवत का अलग अलग जगहों पर दौरा लगातार जारी है। इससे पहले वो गोरखपुर में थे, गोरखपुर में उन्होंने बातचीत की थी, गोरखपुर में उन्होंने स्वयं सेवकों से मुलाकात की थी, योगी आदित्यनाथ से भी मिले मोहन भागवत। लगभग 40 मिनट की उनकी मुलाकात थी योगी आदित्यनाथ से। और अब वो वाराणसी जाएंगे और वाराणसी में भी 5 दिन रुकेंगे मोहन भागवत, और इन 5 दिन वो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद आरएलडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपा से गठबंधन के बाद आरएलडी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन योगी और मोदी के आगे एक बार फिर से आरएलडी की एक नहीं चली और 8 सीट ही जीत सकी, जिसके चलते अब पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आने शुरू हो गई है। आरएलडी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मसूद अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही मसूद अहमद ने संपन्न चुनाव के लिए उम्मीदवारों को टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। साथ ही 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से पार्टी की राज्य इकाई पहले ही भंग हो चुकी है। मसूद अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों की गलतियों के कारण गठबंधन बीजेपी से सत्ता हथियाने में विफल रहा। जयंत चौधरी को लिखे पत्र में अहमद ने आरोप लगाया कि टिकट अयोग्य उम्मीदवारों को दिए गए, मुसलमानों और दलितों को किनारे कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरएलडी सपा गठबंधन आंतरिक तानाशाही के कारण सत्ता में आने में विफल रहा। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि ओम प्रकाश राजभर से गैर जरूरी बयानों के खिलाफ चेतावनी दी थी जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा मसूद का आरोप बड़ा है, जिसमें कई ऐसे भी नाम हैं जो बाहर से पार्टी फंड के लिए भी काम करते हैं। इस बारे में कोई भी आरएलडी का नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पर तमाम आरोप हैं और मसूद की तरफ से चिट्ठी लिखकर बकायदा आरोप लगाए गए हैं। अध्यक्ष मसूद अहमद का इस्तीफा सामने आया है। अपनी कुछ खामियों और मतलब एक लहर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमने सब ने ये मान लिया था आज के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कि महागठबंधन की लहर चल रही है और इनकी सरकार बनेगी। अब हम लोग अति उत्साहित हो गए उसमें, और जब रिजल्ट आया तो हम चुनाव हार गए। जनता भी मायूस हुई, हम लोग भी मायूस हुए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने जा ही रही है। इन्होंने तय कर लिया था कि एन केन प्रकारेण हमको सरकार किसी भी तरीके से बनानी है, और अपने मकसद में कामयाब हुई है। उसमें बहुत कुछ शामिल है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वो फिर बात होगी आगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहेगी। जब हम लोगों ने आत्मावलोकन किया कि भाई हार के कारण क्या है, तो मैंने कल आपको 9 बिंदु दे दिए। ऐसी जनता में चर्चा रही है, कोई कह नहीं रहा था, लेकिन लोगों के हित में है कि वो बात कही जाए, जिससे कि नेता गण सबक लें और उन कमियों को दूर करके अपना संघर्ष सही डायरेक्शन में शुरू करें
और राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहेंगे। चुनाव हुआ, चुनाव होता रहेगा, तो अगले चुनाव के लिए प्रयास। कन्नौज में शराब पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले बेटे की और फिर पिता और चाचा ने सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना पर एएसपी जांच के लिए मौके पर पहुंचे, तो वहीं जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। मामला छिबरामऊ कोतवाली के कटाहार गांव का है, तो वहीं एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मामला है जहरीली शराब पीने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम क्या था? अमित। अच्छा, वो कौन है आपका भतीजा? अच्छा, और किसकी मौत हुई है? भाई। भाई क्या नाम है? जसकरण। अच्छा, और कैसे मौत हुई है? दारू पीने से, जहरीली शराब। और कौन है? राकेश। राकेश कहाँ रहता है? राकेश दिल्ली रहते वो हैं। आपके कौन है राकेश? राकेश भी भाई है चचेरे। अच्छा, तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। तो जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है और जो मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कन्नौज से मामला आया जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत जहरीली शराब के चलते हो गई। जब अस्पताल पहुंचे तबीयत खराब होने पर तो वहीं पर दम तोड़ दिया। एक के बाद एक, पहले बेटा, फिर पिता और फिर चाचा। राहुल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राहुल, जहरीली शराब का जो कहर है वो अभी भी जारी है, बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौत का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है। सवाल ये है कि सबसे पहले तो बताएं विस्तार से आखिर ये मामला क्या है। बिल्कुल, जिस तरह देखिए जहरीली शराब का जो मामला आया है जिसमें पिता, पुत्र व चाचा की मृत्यु हो गई, वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि होली को लेकर ये सभी लोग पिता, पुत्र व चाचा और वह एक अन्य व्यक्ति जो दारू पी रहे थे। हालांकि जिसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई, वहीं इनको आनंद फानंद में सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चारों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां सैफई मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है कि पुत्र की चिता आग देने के बाद पिता की भी मौत हुई है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि जैसे ही ये जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। कहीं ना कहीं अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर यह शराब आई तो आखिर कहां से आई है। कहीं ना कहीं पुलिस, अब आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, वो भी जांच पड़ताल कर रही कि आखिर यह शराब, जो जहरीली शराब की बात हुई है, तो आखिर ये कहां से आई है। जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि परिजन द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है और पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राहुल। हापुड़ में कार सवारों की हुड़दंगई का मामला सामने आया है। कार में सवार युवक जमकर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए हैं। हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और साथ ही बता दें कि मामला थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का बताया जा रहा है। देखिए, कार सवार युवकों की जो हुड़दंगई है वो सामने आई। आखिर कैसे ये लोग खुलेआम बाहर निकलकर कार को तेजी से भगाते नजर आ रहे हैं। हापुड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखा आपने आखिर कैसे जो हुड़दंगई है वो हुड़दंग मचाते नजर आ रहे थे हापुड़ में। तो बात रायबरेली की करते हैं, जहां दुकान पर सामान खरीदने गए युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं हमले में घायल युवक को आनंद फानंद में सीएचसी ऊंचाहार भेजा गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो आपने देखा कि आखिर किस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि आखिर इन मामलों पर शिकंजा कब कसा जाएगा।